नमस्कार सभी को, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से अभी जो हमने एक सीरीज शुरू की है, प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके विश्लेषण की, पुरानी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के विश्लेषण की हमने एक श्रृंखला यहाँ पर शुरू की है। और उस श्रृंखला में हमने सबसे पहले रीट परीक्षाओं में अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका विश्लेषण शुरू किया है। उसी कड़ी में आज हम भूगोल विषय से संबंधित जो प्रश्न आपकी रीट परीक्षा में पूछे गए हैं उनकी यहाँ पर बात करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और उन प्रश्नों के आसपास के अन्य कौन से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं उनकी हम संपूर्ण व्याख्या यहाँ पर करना चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम ये सारी व्याख्या एक टॉपिक के माध्यम से करेंगे। हमें यहाँ पर भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में भारत के भूगोल का एक टॉपिक है भारत के भौतिक विभाग। उस भौतिक विभाग के टॉपिक से, वैसे तो ये जो टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं के सिलेबस में होता है, रीट परीक्षा के सिलेबस में भी ये टॉपिक है और वहाँ से रीट परीक्षा में अब तक भौतिक प्रदेशों से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रदेशों की हम विस्तृत व्याख्या, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या करेंगे। उसके माध्यम से हम वो टॉपिक भी अधिकतर यहाँ पर पढ़ना चाहेंगे। देखिए, रीट परीक्षा में भारत के भौतिक प्रदेशों से अब तक क्या क्या पूछा गया है, एक नज़र हम डालें अब तक के पूछे गए उन प्रश्नों पर। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इस समय रीट परीक्षा में भारत के भौतिक प्रदेशों से पूछे गए प्रश्न। 3 प्रश्न आपके सामने हैं अभी स्क्रीन पर। सबसे पहला प्रश्न हम देखें तो ये रीट परीक्षा 2017 में पूछा गया है। परीक्षा 2017 में ये जो प्रश्न पूछा गया है ये सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है उसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। अर्थात यहाँ पर ये प्रश्न आपको रीट 2017 में जो पूछा गया है वो सिंधु गंगा के मैदान से, भारत का भौतिक प्रदेश जो है उसमें से एक है उत्तर का विशाल मैदान जो सिंधु गंगा इन नदियों द्वारा निर्मित है, वहाँ से आपको ये प्रश्न किया गया है, जिसका आंसर हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। जो आंसर आया था आपका तराई प्रदेश, उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था वो था भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। तो भारत के भौतिक प्रदेशों में ऐसा कौन सा है जो गोंडवाना भूभाग से संबंधित था। इसमें हम ये जानेंगे कि गोंडवाना क्या था और उसका कौन सा भूभाग भारत में अब आपके लिए मौजूद है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए, हिमालय, गंगा मैदान, थार मरुस्थल, दक्षिण का पठार, इनकी हम चर्चा करते हुए देखेंगे कि कौन सा प्रदेश उससे संबंधित है। तीसरा प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया था, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसके ऑप्शन आपको डोडा बेटा, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कोडाईकनाल ये दिए गए थे। इन पर हम व्याख्या यहाँ पर करना चाहेंगे। तो देखिए, भारत के भौतिक प्रदेश यदि हम देखना चाहें कितने प्रदेशों में भारत को बांटा गया है, मोटे तौर पर देखें तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पर भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांट रहे हैं। कौन कौन से 5 भौतिक प्रदेश हैं? सबसे पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, भारत के ठीक उत्तर में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके आगे चलेंगे तो ये नेपाल का एरिया, फिर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भारत के जो अन्य राज्य हैं। इस पूरे एरिया में आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, तो हम इस पूरे एरिया को कहेंगे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। ये भारत का सबसे उत्तरी भौतिक विभाग है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के हम दक्षिण में चलेंगे तो दूसरा भौतिक प्रदेश है वो है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में समानांतर रूप से पश्चिम पूर्व दिशा में फैला हुआ है और यहाँ से आपकी रीट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है उत्तर के विशाल मैदान से। इस उत्तर के विशाल मैदान से ठीक दक्षिण में चलेंगे तो तीसरा भौतिक प्रदेश है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो यहाँ पर इस उत्तर के विशाल मैदान के ठीक दक्षिण में त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पर फैला हुआ है और यहाँ से आपकी रीट परीक्षा तक 2 बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिनकी हम आगे चलकर अभी यहाँ पर व्याख्या करेंगे। तीसरे इस भौतिक प्रदेश के बाद में चौथा भौतिक प्रदेश हम मान सकते हैं वो है तटीय मैदान। भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ समुद्र तटीय जो भाग है उस मैदानी क्षेत्र को हम कह सकते हैं तटीय मैदान। इधर हम देखें तो इस तरफ है ये पश्चिमी तटीय मैदान और इस तरफ देखें तो यहाँ पर ये है कौन सा, पूर्वी तटीय मैदान। और 5वां और जो अंतिम भौतिक विभाग है वो है द्वीप समूह। तो देखिए, भारत के दोनों तरफ, इस तरफ अरब सागर में भी
और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में भी, इधर भी कुछ द्वीप हैं। दोनों तरफ के द्वीपों को मिलाकर हम एक भौतिक विभाग कर सकते हैं, द्वीप समूह है। इधर अरब सागर में जो द्वीप हैं उनको हम सामान्यतः जानते हैं लक्षद्वीप समूह के नाम से, और इस तरफ बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो द्वीप हैं उनको आप कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सामान्यतः भारत को हमने अपने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। कुल मिलाकर की परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उनमें से एक प्रश्न आया है अब तक उत्तर के विशाल मैदान से, और 2 प्रश्न आपको अब तक पूछे गए हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से। कौन से प्रश्न और उनकी और विस्तृत व्याख्या हम यहाँ पर अभी करना चाहेंगे इन 5 भौतिक प्रदेशों से। नेक्स्ट देखिए, पहला प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो है, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता है उस क्षेत्र को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है, रीट परीक्षा 2017 में यह प्रश्न आया है, और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, तराई, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश और चौ। ये सब क्या है और कौन से भाग में आपको आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि सिंधु गंगा मैदान में ये आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होना क्या है, तराई क्या है, भाबर क्या है, बांगर क्या है, चौ क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। सही उत्तर इस जो प्रश्न का आया है वो है तराई प्रदेश। लेकिन तराई प्रदेश क्या है और कैसे यहाँ पर पुनः प्रवाह प्रकट होता है उसकी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान की हम थोड़ी सी यहाँ पर व्याख्या करना चाहेंगे। उत्तर का विशाल मैदान कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी में फैला हुआ है, उसकी संरचनात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ताकि हम ये जान सकें कि तराई क्या है, भाबर क्या है और अन्य प्रदेश क्या है, उनकी जानकारी हम यहाँ पर ले सकें। देखिए, यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान आप इस मानचित्र में एक अलग रंग से देख रहे हैं। इसके ठीक उत्तर में देखें तो इस सारे एरिया को हम कह सकते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इस पर्वतीय प्रदेश के ठीक दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ उत्तर का विशाल मैदान है। इसके बारे में हम सामान्य चर्चा यहाँ पर करना चाहेंगे। उत्तर का विशाल मैदान बना कैसे है, सबसे पहले इसकी उत्पत्ति की हमें बात करनी है। कब बना है, कैसा प्रदेश है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है, जो 3 समानांतर श्रेणियों के रूप में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है, जिनको क्रमशः हम महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के नाम से जानते हैं। ये पर्वत श्रेणियाँ, ये हिमालय पर्वत, ये पिछले 7 करोड़ वर्षों में बना है। टेथिस सागर पहले इसके स्थान पर था। उस टेथिस सागर के स्थान पर पिछले 7 करोड़ वर्षों में या टर्शियरी काल में यहाँ पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। जैसे ही यहाँ पर हिमालय पर्वत ऊपर उठा तो हिमालय के ठीक दक्षिण में पश्चिम से पूर्व दिशा में समानांतर रूप से एक खाई का निर्माण हुआ। आगे चलकर इस खाई में हिमालय की ओर से आने वाली नदियाँ ये इस खाई में आकर गिरी। इन नदियों के साथ में जो भी अवसाद या कंकड़ पत्थर या जलोढ़ जो भी आया वो इस खाई में जमा होता गया, और एक लंबे समय के पश्चात ये खाई उन अवसादों से या उस हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से भर गई और एक समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो गई। तो सामान्यतः एक ऐसा प्रश्न आपको पूछा भी जा सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। तो निर्माण के पीछे की कहानी ये है कि जैसे ही हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ तो हिमालय के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हुआ, और उस खाई में हिमालय की ओर से आने वाली नदियों ने लाकर जो अवसाद या मलबा या मिट्टी डाली, उससे इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो ये तो बात हुई इसकी उत्पत्ति की, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में आपको उत्पत्ति का प्रश्न भी पूछा जाता है कि उत्तर का विशाल मैदान कैसे बना है। नेक्स्ट, ये सबसे नया भौतिक विभाग है भारत का, जो सबसे बाद में बना है, हिमालय के भी बाद में बना है। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जा सकता है क्षेत्रफल का। इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये भारत के उत्तरी भाग में आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, पंजाब हरियाणा का एक क्षेत्र, राजस्थान का, इसके आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश से आगे बिहार, बिहार से आगे पश्चिम बंगाल, उसके आगे चलें तो असम तक, यहाँ तक इन राज्यों में ये 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का दूसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। पहला सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश हम देखें तो वह है प्रायद्वीपीय पठार, और प्रायद्वीपीय पठार के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जिसका स्थान आता है वह है उत्तर का विशाल मैदान। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कुछ और तथ्यात्मक बातें इसके बारे में आपको पूछी जा सकती हैं, जैसे ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो देखिए ये मैदानी प्रदेश है, मैदानी प्रदेशों की समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये लगभग 200 से लेकर 300 मीटर तक ऊंचा है। कहीं कहीं इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम है, कहीं कहीं ये 300 मीटर से आपको ज़्यादा भी मिल सकती है। एवरेज देखा जाए तो इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 200 से लेकर 300 मीटर तक आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर हम इसकी लंबाई की बात करें, ये कितनी लंबाई में फैला हुआ है, तो देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक हम चलें तो ये हिमालय के समानांतर लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। अगर इसके साथ लंबाई के साथ अगली बात हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई की करें कि कितनी चौड़ाई में यह फैला हुआ है, तो देखिए चौड़ाई हर जगह इसकी एक समान नहीं है। पश्चिम में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी चौड़ाई में फैला हुआ है, जबकि पूर्व की ओर चलते हुए काफ़ी संकड़ा हो गया है। तो इसकी चौड़ाई में परिवर्तन आता जाता है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई जो 500 किलोमीटर के आसपास होती है वो पूर्व में चलते हुए लगभग 160 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। तो उत्तर के विशाल मैदान का ये कुछ सामान्य परिचय था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। ये कुछ बातें इस उत्तर के विशाल मैदान से आपको पूछी जा सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हमें क्या पूछा गया, उस प्रश्न तक हम यहाँ पर चलना चाहेंगे। उत्तर के विशाल मैदान के इस सामान्य परिचय के बाद में हम ये देखना चाहें कि ये कैसे बना है, किससे बना है और इसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं, उनको यदि हम जानना चाहें तो देखिए मोटे तौर पर हिमालय की ओर से जो भी नदियां आकर इस खाई में गिरी और जिन्होंने इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किया वो मुख्यतः 3 नदियां थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमें अगर ये पूछा जाए कि उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण किन नदी तंत्रों द्वारा हुआ है, तो मुख्यतः 3 नदी तंत्रों द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। कौन कौन से 3 नदी तंत्र हैं? पहला हम देख सकते हैं सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अर्थात इस मैदान का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों से निर्मित है, तो हम उसको सिंधु नदी तंत्र के मैदान के नाम से जान सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों की जो बाढ़ है उसके कारण जो मिट्टी बिछाई गई उससे इस मैदान का पश्चिमी भाग बना है। इस मैदान का यदि मध्यवर्ती भाग देखा जाए तो मध्यवर्ती भाग इसका बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ से। गंगा और उसकी सहायक नदियों की बाढ़ द्वारा जो भी मिट्टी जमा की गई उससे इसका मध्यवर्ती भाग बना है, जिसको हम कह सकते हैं गंगा मैदान। और सबसे पूर्वी भाग यदि हम देखें तो यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा, उनकी बाढ़ द्वारा निर्मित किया गया है ये मैदान। तो मोटे तौर पर इसको हम प्रादेशिक रूप से विभाजित करना चाहें तो उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है, सिंधु नदी तंत्र का मैदान, गंगा नदी तंत्र का मैदान और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान। देखिए सिंधु नदी तंत्र के मैदान के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा का अधिकांश क्षेत्र आता है। इसका बहुत सारा भाग अभी पाकिस्तान में भी है। नीचे हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान का यह जो मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली के पश्चिम में, कई बार इसको एक अलग भौतिक प्रदेश के रूप में भी दिखाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर इसको उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसके आगे चलेंगे तो देखिए गंगा नदी का जो मैदान है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में पूर्वी राजस्थान आता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम रहती है वो प्रदेश आता है। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर मध्य गंगा के मैदान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का क्षेत्र आता है। और उसके आगे चलेंगे तो निचले गंगा मैदान के अंतर्गत
पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। और उसके भी पूर्व में असम राज्य में आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का मैदान देखने को मिलता है। यहाँ पर सिंधु नदी का जो मैदान है या सिंधु नदी तंत्र का जो मैदान है, वहाँ से आपको एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में किया जाता है और वो प्रश्न आता है दोआब का। दोआब क्या है, कौन कौन से दोआब हैं, उनको कौन कौन से नामों से जाना जाता है, कौन कौन सी नदियों के बीच में। तो यहाँ पर सामान्य सी एक बात हमें करनी है, वो है दोआब। तो देखिए, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है दोआब। सिंधु नदी तंत्र से यहाँ से आपको दोआब के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। कौन कौन से मुख्य दोआब हैं वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियों को देखा जाए तो ये सबसे पश्चिम में आपको जो नदी देखने को मिल रही है, इसका नाम है कौन सी? सिंधु। सिंधु से हम थोड़ा सा पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी बह रही है, इसका नाम है झेलम। झेलम से आगे चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी बह रही है, इसका नाम है चिनाब। चिनाब से हम और थोड़ा पूर्व में इधर चलेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है रावी। और रावी से हम आगे चलेंगे तो ये जो नदी कुछ दूरी तक प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है व्यास। और व्यास से आगे हम देखें तो यहाँ ये जो प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है सतलज। जो सभी पांचों नदियाँ मिलकर अंततः सिंधु के साथ में ये प्रवाहित होती हैं। तो ये सबसे इधर पूर्व में आपको देखने को मिलती है कौन सी? सतलज। अब इन नदियों के बीच में जो मैदानी प्रदेश है, जो दोआब है, उसका नाम पूछा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करें तो देखिए, ये सतलज और ये है व्यास। सतलज और व्यास, इसके बीच के दोआब को हम कहते हैं कौन सा? बिस्त दोआब के नाम से ये जाना जाता है। आगे चलेंगे तो ये व्यास और ये है रावी। व्यास और रावी के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से? बारी नाम से जानते हैं। आगे देखिए, ये है रावी और ये है चिनाब। रावी और चिनाब के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से? रेचना नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखेंगे तो ये है चिनाब और ये है झेलम। चिनाब और झेलम के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से? चाज दोआब से। और यहाँ पर ये झेलम और सिंधु दोनों के बीच के दोआब को हम जानते हैं किस नाम से? सिंध सागर दोआब के नाम से। इनको याद रखने का थोड़ा सा एक तरीका ये भी हो सकता है, आप नदियों के पहले पहले अक्षर को मिलाकर दो आब का नाम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये है व्यास और ये है सतलज। व्यास से आप याद रखें बै और सतलज से हम नाम याद रखें तय। तो इससे मिलाकर हम बना सकते हैं क्या? बिस्त। तो बिस्त जब भी नाम आए तो उसका मतलब किसके बीच में है? वो व्यास और सतलज के बीच में दोआब है। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करें कौन सा? बारी। तो बारी दोआब देखिए कहाँ पर है? एक तरफ इधर हम देख रहे हैं कौन सी? व्यास, और दूसरी इधर देख रहे हैं कौन सी? रावी। व्यास से हम शब्द लें कौन सा? अक्षर लें कौन सा? बारी से बै, और रावी से हम लें रे। व्यास और रावी दोनों के बीच के दोआब को हम जान सकते हैं किस नाम से? बारी नाम से। हम व्यास से कह दें बै और रावी का कह दें रे। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है। आगे देखिए, अगला दोआब है कौन सा? रेचना। रावी और चिनाब के बीच में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, रावी से रे और चिनाब से चै और ने, इनसे मिलाकर आप नाम बना सकते हैं कौन सा? रेचना। तो रेचना किसके बीच में है? रावी और चिनाब के बीच में। आगे देखिए, चिनाब और ये है झेलम, दोनों के बीच का जो दोआब है उसका नाम है क्या? चाज। तो देखिए, चिनाब से चय और झेलम से आप याद रख सकते हैं जय। दोनों से मिलकर दोआब का नाम बना है क्या? चाज। नेक्स्ट, झेलम और सिंधु के बीच का जो दोआब है वो है सिंध सागर। तो आप सिंधु के नाम पर उसको ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र के मैदान से इस दोआब का प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कौन सी नदियों के बीच में जो दोआब है वो किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लेकिन हमें आगे क्या प्रश्न पूछा गया, वहाँ तक अभी हम पहुँचना चाहेंगे। उत्तर के विशाल मैदान को हम संरचनात्मक दृष्टि से 4 उपभागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 4 उपभाग हैं, उनके क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए आपको रीट परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न पूछा गया। तो देखिए कौन कौन से 4 उपभाग हैं। सामान्यतः देखिए, जैसे ही आप इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश से
आगे की ओर चलेंगे तो हिमालय के दक्षिण में ये उत्तर का विशाल मैदान है। हिमालय से चलते ही सबसे पहले जो उपभाग आएगा उसको कहा जाता है भाबर। भाबर की संरचना देखें तो ये अपेक्षाकृत मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। अपेक्षाकृत मोटा अवसाद या मोटे कंकड़ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र को हम कहते हैं कौन सा? भाबर। भाबर प्रदेश में आपको मोटे कंकड़ पत्थर क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि देखिए हिमालय की ओर से जो नदियाँ आती हैं उनकी गति हिमालय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होती है और तीव्र गति के कारण उनके साथ में बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थर आगे की ओर चलते रहते हैं। लेकिन जैसे ये नदियाँ समतल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर नदियों की गति कम हो जाती है और कम हो जाने के कारण पर्वतपदीय भाग में ही ये बड़े आकार के जो कंकड़ पत्थर हैं वो वहीं पर जमा हो जाते हैं, जबकि बारीक जो कंकड़ पत्थर हैं या अवसाद हैं या बारीक मिट्टी है वो आगे की ओर चली जाती है। तो देखिए ये हिमालय के ठीक दक्षिण में या हम कह दें शिवालिक के ठीक दक्षिण में यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र को कह दिया जाता है क्या? भाबर प्रदेश। भाबर के आगे चलेंगे तो यहाँ पर बारीक कंकड़ पत्थर के जमाव से निर्मित जो दूसरा क्षेत्र है उसको कहा जाता है क्या? तराई क्षेत्र कहा जाता है। तराई से आगे का जो संपूर्ण भाग है उसको हम कहते हैं नदियों का जो जलोढ़ मैदान है। इस जलोढ़ मैदान को भी आप देखें तो इसमें दो तरीके की विशेषताएं आपको मिलती हैं। एक तो इस जलोढ़ मैदान के जो निचले भाग हैं उनमें सामान्यतः जो बाढ़ की स्थिति होती है तो ये एरिया जो जलमग्न हो जाता है उसको हम कह देते हैं खादर, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो ऊंचे हैं जहाँ तक बाढ़ का जल नहीं पहुँचता है उनको हम कह देते हैं कौन से? बांगर क्षेत्र। तो देखिए संरचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर के विशाल मैदान को 4 भागों में आप बांट सकते हैं: भाबर, तराई, बांगर और खादर। चारों के बारे में देखिए एक एक सामान्य विशेषताएं। भाबर कौन सा प्रदेश है? हिमालय के ठीक दक्षिण में लगभग हम देखें तो 10-12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैला हुआ है। मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र है जिसको हम भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में बारीक कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जो पट्टी है उसको हम कहते हैं तराई। तराई से आगे चलेंगे तो संपूर्ण जलोढ़ में मैदान में जो निचले भाग हैं जिनमें बाढ़ के दौरान पानी भर जाता है उनको कहते हैं खादर। पंजाब के मैदान में इन निचले खादर क्षेत्रों को स्थानीय बेट नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए प्रश्न कई बार परीक्षा में ये भी होता है कि बेट क्या है, तो पंजाब में खादर क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। और जो ऊंचे भाग हैं जहाँ तक बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है उनको कह दिया जाता है क्या? बांगर कह दिया जाता है। अब यहाँ से आपको प्रश्न पूछा गया कि सिंधु गंगा के मैदान में आंतरिक अपवाह है जहाँ से पुनः प्रकट होता है, वो कहाँ प्रकट होता है? ये बात आपको पूछी गई। तो वो पुनः प्रकट होता है तराई में। कैसे प्रकट होता है? सबसे पहले देखिए हिमालय की ओर से जो भी नदियाँ आएंगी वो नदियाँ यहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव करेंगी और इन मोटे कंकड़ पत्थरों के ऊपर से जब बहेंगी तो यहाँ पर वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे पानी चला जाता है और यहाँ पर उनका अपवाह लुप्त हो जाता है, जो कि आगे तराई के बारीक कंकड़ पत्थरों में वापस सतह पर आपको देखने को मिल जाता है। भाबर और तराई की हम संरचना यहाँ पर देखेंगे। देखिए भाबर और तराई के संदर्भ में जो आपको बात देखने को मिलेगी, हिमालय की ओर से जो नदियाँ आती हैं वो हिमालय के ठीक दक्षिण में कंकड़ पत्थरों का जमाव जलोढ़ पंख नुमा आकृति में करती हैं और ऐसे बहुत सारे जलोढ़ पंख आपस में मिलते जाते हैं। तो जलोढ़ पंखों से निर्मित जो विस्तृत क्षेत्र है उसको हम जानते हैं भाबर के नाम से। तो देखिए भाबर क्या है, देख पा रहे हैं आप अभी स्क्रीन पर। यहाँ पर हिमालय के ठीक दक्षिण में उत्तर के विशाल मैदान का जो सबसे उत्तरी भाग है वो अपेक्षाकृत बहुत बड़े बड़े आकार के कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस एरिया को हम कहते हैं भाबर। अब यहाँ से हिमालय की ओर से आने वाली जो नदियाँ हैं जैसे इन कंकड़ पत्थरों के ऊपर से बहती हैं तो इन मोटे कंकड़ पत्थरों की अत्यधिक पारगम्यता के कारण ये जो नदियों का पानी है वो नीचे रिस जाता है और इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर प्रवाहित होने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भाबर प्रदेश में हिमालय की ओर से आने वाली नदियाँ कुछ समय के लिए आपको लुप्त होती हुई देखने को मिल सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि नदियाँ यहाँ पर सतह पर आपको दिखाई देने के बजाय आंतरिक भागों में प्रवाहित होने लग जाती हैं।
भाबर से जैसे ही हम आगे चलेंगे तो देखिए भाबर के ठीक दक्षिण में जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं तराई। तराई का एरिया आप देख पा रहे हैं कि ये बारीक मिट्टी से बना हुआ है। भाबर में देखें तो वहाँ पर मोटे कंकड़ पत्थर थे, तराई में बहुत बारीक मिट्टी है, इसलिए जो नदियों का जो जल भाबर प्रदेश में कंकड़ पत्थरों के नीचे रिस गया था वो आपको पुनः धरातल पर देखने को मिल जाता है। यही प्रश्न आपको पिछली रीट परीक्षा में पूछा गया था कि सिंधु गंगा के मैदान में आंतरिक अपवाह पुनः धरातल के ऊपर कहाँ प्रकट हो जाता है, तो तराई प्रदेश में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है वो बारीक मिट्टी है और इसलिए नदियाँ यहाँ पर पुनः धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लग जाती हैं। इस पूरे प्रदेश को हम नाम देते हैं क्या, तराई। जैसे ही नदियां यहाँ पर सतह पर चलने लगती हैं पूरा क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा नम, गीला या तर हो जाता है और हम इस प्रदेश को जानते हैं किस नाम से, तराई नाम से। तराई के आगे का जो जलोढ़ मैदान हमारा है उस जलोढ़ मैदान को भी हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। उस जलोढ़ मैदान के जो ऊंचे भाग हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता उनको हम कह देते हैं बांगर, और जो निचले भाग हैं जो बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाते हैं उनको हम कह देते हैं खादर। तो देखिए जहाँ पर निचले भागों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो प्रत्येक वर्ष नई मिट्टी बिछा दी जाती है, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि खादर क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, नवीन जलोढ़ होती है, जबकि बांगर क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आती है, इसलिए यहाँ पर जो जलोढ़ है वो पुरानी हो जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पुरानी जलोढ़ मृदा वाले जो क्षेत्र हैं उनको आप कह सकते हैं कौन से, बांगर के क्षेत्र कह सकते हैं। तो देखिए उत्तर के विशाल मैदान के ये चार आपको संरचनात्मक भाग मिले, भाबर, तराई, बांगर और खादर। डेल्टाई प्रदेश को देखा जाए तो सामान्यतः वो भी एक खादर का ही एग्जाम्पल है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए निचला गंगा का जो मैदान है या जो बंगाल का मैदान है, डेल्टाई क्षेत्रों में हमेशा लगभग नई मिट्टी जमा होती रहती है, इसलिए उस क्षेत्र को हम खादर के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। लेकिन डेल्टा में भी आप देखें तो बहुत सारी धाराओं के रूप में नदी प्रवाहित होने लग जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ भाग ऊंचे रह जाते हैं और कुछ भाग नीचे हो जाते हैं। जो निचले भाग हैं उनमें पानी भरा रहता है, जबकि कुछ ऊंचे भाग हैं जहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। जो निचले भाग हैं जिनमें पानी भरा रहता है डेल्टाई क्षेत्रों में उनको कहा जाता है बिल, और जो ऊंचे क्षेत्र हैं जहाँ तक ये पानी नहीं पहुँच पाता उनको कह दिया जाता है चार। तो डेल्टाई क्षेत्र में ये दो प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं कि बिल और चार क्या हैं। तो निचले जलमग्न भागों को हम बिल कहते हैं और ऊंचे भागों को कहा जाता है चार। ये जो बिल क्षेत्र हैं इनमें जूट की धुलाई का कार्य चलता है। देखिए बंगाल का जो मैदान है वहाँ पर जूट की कृषि काफ़ी ज़्यादा होती है और जूट उद्योग हेतु उस जूट को जो धोने का काम है वो इन बील क्षेत्रों में किया जाता है। देश जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक बील क्षेत्र है जो जलमग्न है, पानी से भरा हुआ है, यहाँ पर जूट को धोने का काम चल रहा है। तो ये उत्तर के विशाल मैदान से आपको कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न के संदर्भ में हमने ये पूरी व्याख्या की है जो कि आपको तराई प्रदेश से पूछा गया था। तो ये तो सारी बात हुई कौन से प्रदेश की, उत्तर के विशाल मैदान की बात हुई। उत्तर के विशाल मैदान के बाद में हम अगले प्रश्न को डिस्कस करें जो कि आपको प्रायद्वीपीय पठार से पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है, क्या प्रश्न आया देखिए, आरटेट परीक्षा 2011 का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। ऑप्शन है हिमालय, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल और दक्षिण का पठार। ये चार ऑप्शन आपको इसमें दिए गए हैं। तो देखिए कौन सा ऐसा प्रदेश है जो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है। इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि गोंडवाना क्या है और कौन सा इसका भाग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसका उत्तर होगा दक्षिण का पठार, लेकिन कैसे होगा वो सारी व्याख्या हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। तो इसके लिए हमें पृथ्वी के थोड़े से भूगर्भिक इतिहास की बात यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो देखिए हम कुछ अतीत की बात करें तो पुराने समय में पृथ्वी के जो सारे के सारे महाद्वीप हैं, सारे के सारे स्थलखंड हैं, वो एक ही जगह आपस में जुड़े हुए थे जिसका नाम था पेंजिया। तो हम यहाँ पर एक विशेष सिद्धांत की बात करें तो जिसमें ऐसा माना गया है कि पृथ्वी के सभी स्थलखंड पहले एक ही जगह जुड़े हुए थे जिसका नाम क्या था, पेंजिया। पेंजिया के चारों तरफ पृथ्वी पर विशाल जलराशि थी, अर्थात एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा।
आगे चलकर ये जो विशाल भूखंड था पेंजिया, ये टूटा, 2 टुकड़ों में विभक्त हुआ। इसका जो उत्तरी भाग था उसको कहा गया लोरेशिया या अंगारालैंड, और जो दक्षिणी भाग था उसको कहा गया गोंडवाना लैंड। आपको प्रश्न पूछा गया वो यही पूछा गया कि भारत का कौन सा भौतिक विभाग प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो देखिए, एक पेंजिया का उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड, एक दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। ये जो उत्तरी भाग था अंगारा लैंड, इससे एक तो बना था उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एक इससे बना यूरेशिया जिसमें एक तरफ यूरोप और एक तरफ एशिया। तो 3 महाद्वीप इस अंगारा लैंड से बने थे, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। गोंडवाना लैंड के जो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं? गोंडवाना लैंड से बना था दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत का खंड। तो भारत का जो मूल खंड है वो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब इस भारत के मूल खंड ने यहाँ से मूव करना शुरू किया, यहाँ से ये गति करता हुआ पहुँचा है एशिया, और एशिया के दक्षिण में जाकर ये टकराया है। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका के निकट से ये है जो मूल गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत, ये यहाँ से क्रमशः उत्तर पूर्व की ओर होता हुआ एशिया से जाकर यहाँ पर टकराया है। और इसकी टक्कर से यहाँ पर एक तो पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ हिमालय, और हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान बना। मैदान के दक्षिण में ये जो मूल खंड है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। तो अपना जो प्रश्न था कि भारत का कौन सा भौतिक विभाग मूल जो प्राचीन गोंडवाना लैंड है उसका हिस्सा है, तो ये जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है ये उस गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर में आता हुआ एशिया के साथ में जुड़ गया है। त्रिभुजाकार आकृति का वो प्रायद्वीपीय पठार है। इस सारे पेंजिया के टूटने, गोंडवाना लैंड से भारत के इस प्रायद्वीपीय भारत के अलग होने की सारी प्रक्रिया को हम यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे स्थलखंड पहले एक गोंडवाना लैंड के रूप में जुड़े हुए हैं। ये दक्षिण अमेरिका है, ये यहाँ पर अफ्रीका आपको देखने को मिल रहा है, ये अंटार्कटिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये मेडागास्कर है और ये भारत का खंड है। ये भारत का खंड यहाँ से अफ्रीका के निकट से टूटता हुआ उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर की ओर बढ़ते हुए ये देखिए एशिया के ठीक दक्षिण में जाकर टकराएगा। ये जो खंड है ये ठीक एशिया के दक्षिण में जाकर टकराएगा और उस टक्कर से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होगी। ये जो खंड है अफ्रीका की ओर से निरंतर उत्तर की ओर चलता हुआ एशिया महाद्वीप से, देखिए आप इसकी यहाँ पर ये टक्कर देख रहे हैं, और ऐसा होने से ये हिमालय पर्वत श्रेणी का यहाँ पर निर्माण हुआ और हिमालय के दक्षिण में यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान बना और उस मैदान के दक्षिण में आपको ये प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है। तो देखिए भारत का ये जो प्रायद्वीपीय पठार वाला ये त्रिभुजाकार खंड है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब हम देखें तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है या हम कह दें जो दक्षिण का पठार है वो कहाँ पर स्थित है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको यहाँ पर देखनी है। सामान्यतः ये जो प्रायद्वीपीय पठार है जो त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है, मूल रूप से इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसके उत्तरी भाग को हम मध्यवर्ती उच्च भूमि और इसके दक्षिणी भाग को हम दक्कन का पठार इन नामों से भी जानते हैं। इन 2 भागों में इसके विभक्त करने का आधार हम लेते हैं। यहाँ पर देखिए विंध्याचल श्रेणी है, उसके उत्तर के भाग को आप कह देते हो मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्षिण के भाग को आप कह देते हैं दक्कन का पठार। इसकी उत्पत्ति की हमने यहाँ पर बात की, कौन कौन से उपभागों में इसको हम बांट सकते हैं, ये थोड़ी हमें यहाँ पर चर्चा करनी होगी। देखिए प्रायद्वीपीय पठार को देखा जाए तो मोटे तौर पर हम कुछ उपभागों में भी बांट सकते हैं। ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया है कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो वह है प्रायद्वीपीय
पठार है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, या हम कह दें कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/2 या 50% हिस्सा किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इस पठार का हम ढाल देखें तो इसका पश्चिमी और ये भाग है उत्तरी, ये थोड़ा ऊंचा है, इस तरफ थोड़ा आपको ढाल देखने को मिलता है। तो अधिकतर नदियाँ इस ढाल का अनुसरण करते हुए यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। समुद्र तल से औसत देखा जाए तो ये 600 से 900 मीटर तक ऊंचा आपको देखने को मिल सकता है। हम इसके कुछ उपभाग यदि करें तो इसको कई उपभागों में बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पर उत्तर पश्चिम में ये जो खंड है, जो मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग भी है, जिसको हम कह सकते हैं कौन सा पठार? मालवा का पठार कह सकते हैं। मालवा के पूर्व में यहाँ पर ये जो भाग है मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग, इसको कहते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से आगे पूर्व में ये जो भाग है इसको कहते हैं बघेलखंड। इनसे नीचे हम चलेंगे तो ये जो एक बड़ा खंड है इसको कहा जाता है दक्कन। दक्कन का ये लावा पठार है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ पूरे प्रायद्वीपीय खंड का ये सबसे बड़ा भाग है। इस दक्कन के पठार पर क्रिटेशियस काल में जब भारत का ये खंड अफ्रीका से एशिया की ओर बढ़ रहा था, उस समय इसमें कई जगह दरारें पड़ी। उन दरारों के माध्यम से ज्वालामुखी का लावा बाहर आया और वो लावा इस पूरे एरिया में फैल गया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का लावा पठार है जिस पर लावा का जमाव हुआ था। आज से लगभग 8-10 करोड़ साल पहले की हम बात करें तब, और उससे पहले भी यहाँ पर लावा का जमा हुआ और उस लावा से आगे चलकर यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इस दक्कन के पठार पर आपको काली मृदा देखने को मिलती है। काली मिट्टी कपास की कृषि हेतु बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इस बेल्ट में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हम इस दक्कन के कुछ और पार्ट देखें तो दक्षिण में जो कर्नाटक वाला भाग है वहाँ पर इसको कह दिया जाता है कौन सा? मैसूर का पठार। मैसूर के पठार में भी पश्चिमी भाग में कुछ पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ी वाले क्षेत्रों को कह दिया जाता है मलनाड, और पूर्व में कुछ समतल भाग आपको देखने को मिलता है जिसको कह दिया जाता है मैदान। मैसूर से आगे चलेंगे तो ये जो तमिलनाडु का हिस्सा है इसको हम कह देते हैं तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे तो आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इसको हम कह देते हैं रायलसीमा का पठार। यहाँ पर रायलसीमा से आगे चलेंगे तो तेलंगाना राज्य में जो क्षेत्र है उसको हम कह देते हैं कौन सा? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना से आगे चलेंगे तो ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा का ये जो क्षेत्र है इसको कह दिया जाता है दंडकारण्य, और दंडकारण्य से आगे चलेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है इसको कह दिया जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार ये जो क्षेत्र है खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको सपाट शिखर वाली, खड़े किनारों वाली स्थलाकृति देखने को मिलती है और उस प्रदेश को पाट भूमि के नाम से जाना जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न भी होता है कि पाट भूमि प्रायद्वीपीय पठार के कौन से उपभाग में पाई जाती है? तो कहाँ पर है? छोटा नागपुर पठार पर। छोटा नागपुर पठार से आगे चलेंगे तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर है मेघालय का पठार। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि मेघालय का पठार किसका हिस्सा है? तो ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, लेकिन मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से ये अलग है, बीच में थोड़ा गैप है। यहाँ पर एक भ्रंश है जिसका नाम है मालदा भ्रंश। मालदा भ्रंश इस मेघालय के पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। यहाँ पर एक दरार या भ्रंश का निर्माण हुआ और उस भ्रंश में आगे चलकर गंगा और ब्रह्मपुत्र ने अपने मैदान और डेल्टा का निर्माण किया है, जिससे मेघालय का पठार शेष प्रायद्वीपीय पठार से आपको अलग थलग देखने को मिल जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पर आपको एक सामान्य सा प्रश्न पूछा गया कि भारत का कौन सा भौतिक प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? तो कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। उसके साथ में हमने इसकी कुछ और बातें भी की, लेकिन आपकी रीट परीक्षा में यहाँ पर इस प्रायद्वीपीय पठार से अब तक 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो यही था कि सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा था, तो वो तो था प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया? देखिए दूसरा प्रश्न है
रीट परीक्षा 2015 में पूछा गया है ये प्रश्न। क्या प्रश्न है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह प्रश्न आपको पूछा है। ऑप्शन दिए हैं डोडा बेटा, एनाईमुडी, महेंद्रगिरी और कोडाईकनाल। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है हम ये देखना चाहेंगे। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? एनाईमुडी है। डोडा बेटा, महेंद्रगिरी, कोडाईकनाल, ये अन्य कुछ चोटियां और स्थान आपको यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? एनाईमुडी। तो इसके साथ में हम प्रायद्वीपीय पठार की कुछ पर्वत श्रेणियों और चोटियों की चर्चा भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार पर कौन कौन सी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। देखिए सबसे पहला नाम आपके सामने यहाँ पर आ रहा है, कौन सा? अरावली। प्रायद्वीपीय पठार का जो सबसे उत्तरी पश्चिमी भाग है वो है अरावली पर्वत श्रेणी के रूप में। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में है और ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे उत्तरी पश्चिमी भाग है। अरावली पर्वत श्रेणी यहाँ पर गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, जिसका अधिकतर भाग राजस्थान से गुजरता है। अरावली से आगे चलेंगे तो यहाँ पर गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और बिहार तक फैली हुई पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल का जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अरावली से आगे चले, कौन सा? विंध्याचल। विंध्याचल के दक्षिण में समानांतर रूप से फैली हुई पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा यहाँ पर विंध्याचल के दक्षिण में गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, आगे छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इस सतपुड़ा श्रेणी को यहाँ पर गुजरात में राजपीपला पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे मध्य प्रदेश में इसका नाम है महादेव पहाड़ियाँ और आगे चलें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में चलें तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कौन सी? मेकाल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर सतपुड़ा में आपको कौन कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पश्चिम में गुजरात में कौन सी? राजपीपला। उनसे आगे मध्य प्रदेश में कौन सी? महादेव। और उनसे आगे छत्तीसगढ़ की तरफ चलेंगे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा की तरफ, तो कौन सी? मेकाल। मेकाल के इस क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा भाग देखने को मिलता है, उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आपको ये पूछी जाती है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है। तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के कारण भ्रंशों का निर्माण हुआ। इस सतपुड़ा के दोनों तरफ के जो भूभाग थे वो नीचे की ओर धंस गए, दोनों तरफ 2 भ्रंश घाटियां बनी और बीच में जो भाग ऊंचा रह गया उसको हमने नाम दे दिया कौन सा? सतपुड़ा। सतपुड़ा के दोनों तरफ 2 भ्रंश घाटियां बनी हैं जिनमें नदियां बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां। सतपुड़ा के ठीक दक्षिण में यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है अजंता। तो देखिए मध्य भारत में यहाँ पर 3 मुख्य पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा और अजंता। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में यहाँ जो भ्रंश घाटी है, इस भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा नदी और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ये जो भ्रंश घाटी है इसमें बहती है ताप्ती नदी। अधिकांश इस प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ इसके ढाल का अनुसरण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों में बहने के कारण पश्चिम की ओर चलती हैं और खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। अजंता से आगे चलें तो अगली पर्वत श्रेणी जो भारत के इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर उत्तर से दक्षिण तक एक दीवार की तरह फैली हुई है उसका नाम है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट के अधिकतर भाग को यहाँ पर सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सह्याद्री भी इसको कह दिया जाता है। भारत के इस पश्चिमी किनारे पर
ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जो वास्तविक एक पर्वत होने के बजाय इस प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा किनारा या कगार है। तो कई बार ऐसा प्रश्न होता है कि कौन सा पर्वत है वो एक तरीके का कगार का रूप है, तो एक पठार के कगार के रूप में है, कौन सा है, पश्चिमी घाट। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग को हम देखें तो दक्षिणी भाग में केरल में यहाँ जो पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई के ठीक दक्षिण में यहाँ पर है इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ। कई बार इन पर्वत श्रेणियों का क्रम परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी सबसे दक्षिण में है। तो देखिए पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, और अन्नामलाई के भी दक्षिण में है कौन सी, इलायची या कार्डामम की पहाड़ियाँ। इधर पश्चिमी घाट है जो एक लगातार या सतत पर्वत श्रेणी के रूप में फैला हुआ है, और इस तरफ देखें तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे पर जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है कौन सा, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट एक सतत या लगातार पर्वत श्रेणी के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट खंडित पर्वत श्रेणी के रूप में आपको देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय पठार पर नदियाँ बहती हैं उन नदियों ने इस पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का बहुत ज़्यादा अपर्दन कर दिया है, और उसके कारण ये जगह जगह से आपको खंडित और अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पश्चिमी घाट और इधर से ये पूर्वी घाट दोनों आपस में जहाँ मिल रहे हैं वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर अन्नामलाई से उत्तर पूर्व की ओर चलें तो तमिलनाडु में सबसे पहले आपको देखने को मिल रही हैं पालनी, पालनी से आगे चलें तो नेक्स्ट शेवरोय, और शेवरोय से आगे चलेंगे तो अगली कौन सी है, जावादी। इनका बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि तमिलनाडु में स्थित इन पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है। तो सबसे दक्षिण में पालनी, पालनी से उत्तर में शेवरोय, और शेवरोय से उत्तर में कौन सी, जावादी। इसके आगे चलें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर हैं वेलिकोंडा और पालकोंडा पर्वत श्रेणियाँ। उसके आगे आंध्र प्रदेश में ही है नल्लामलाई पर्वत श्रेणी, और आगे चलें तो यहाँ पर ओडिशा में है गडजात पहाड़ियाँ। प्रश्न आता है परीक्षा में गडजात पहाड़ियाँ कौन से राज्य में है, तो किस में है, ओडिशा राज्य में है। और आगे चलें तो झारखंड के उत्तरी भाग में यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल से आगे चलेंगे तो मेघालय के पठार पर आपको 3 पर्वत श्रेणियाँ क्रमिक रूप से देखने को मिलेंगी। पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो पहले गारो, उसके बाद में खासी, और उसके बाद में जयंतियाँ। गारो, खासी और जयंतियाँ, और इनके भी पूर्व में आपको असम में देखने को मिलती हैं मिकिर पहाड़ियाँ। तो ये तो प्रायद्वीपीय पठार की कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं। आपको यहाँ से प्रश्न पूछा गया सबसे ऊंची चोटी का। तो देखिए इन पर्वत श्रेणियों में कुछ मुख्य चोटियां हैं। कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे, जिससे आपकी जो रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है वो भी यहाँ पर हल हो जाएगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार की इन पर्वत श्रेणियों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। यहाँ पर आपने पढ़ी थी अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, राजस्थान के सिरोही जिले में है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर आपने पढ़ा विंध्याचल। विंध्याचल में जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कालुमार या सद्भावना शिखर, जो 752 मीटर ऊंचा है। उसके दक्षिण में आपने पढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। और मध्य प्रदेश की जो हमने पढ़ी थी महादेव पहाड़ियाँ, उन मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों में ये धूपगढ़ चोटी स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर आपने प्रायद्वीपीय पठार के इस पश्चिमी किनारे पर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी देखी, उसके उत्तरी भाग में महाराष्ट्र राज्य में महत्वपूर्ण चोटी है कलशुबाई, 1646 मीटर ऊंची है। दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर जो आपने केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ देखी, उन अन्नामलाई की पहाड़ियों में आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है, वो है अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये पूरे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और यही प्रश्न आपको पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये है इस पश्चिमी घाट श्रेणी का जो दक्षिणी विस्तार है केरल राज्य में, जिनको हम कहते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। उन अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है कौन सी चोटी, अनाईमुड्डी। यहाँ पर जो प्रश्न आपको पूछा गया था, इसके ऊपर देखेंगे तो जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उस जगह को हमने नाम दिया था नीलगिरी की
पहाड़ियाँ। उन नीलगिरी की पहाड़ियों में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अपना जो प्रश्न था उसमें एक ऑप्शन दोदा बेटा भी था, लेकिन दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर, और अनाईमुड्डी की है 2695 मीटर। इसलिए अनाईमुड्डी सबसे ऊंची पर्वत चोटी हुई जिसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, और दोदा बेटा की उससे कम है। तो हम कह देंगे कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, और दूसरा जो स्थान है वो कौन सी चोटी का है? दोदा बेटा का है, जो यहाँ पर तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको आंसर देना है कौन सा? दोदा बेटा देना है। इधर इस तरफ पूर्वी घाट की ओर चलें तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चोटियों का प्रश्न कई बार परीक्षा में आता है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी आपको इन पूर्वी घाटों में देखने को मिलती है, जिसका नाम है अरमाकोंडा। 1680 मीटर ये ऊंची है। और उसके भी आगे चलें तो ओडिशा में आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। ये प्रायद्वीपीय पठार पर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में स्थित महत्वपूर्ण चोटियां थी, जिनमें आपने अरमाकोंडा, महेंद्रगिरी इनकी बात की। शेष प्रायद्वीपीय पठार पर हमने गुरु शिखर, सद्भावना, यहाँ पर धूपगढ़, कलसुबाई, दोदा बेटा, अनाईमुड्डी, इन कुछ मुख्य चोटियों की बात की है। यहाँ पर अधिकांश परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो अनाईमुड्डी का पूछा जाता है, इसलिए रीट परीक्षा में भी आपको किसका प्रश्न पूछा गया? अनाईमुड्डी का पूछा गया। और कई बार अनाईमुड्डी के अलावा जो प्रश्न आता है वो किसका आता है? दोदा बेटा का आता है, जो कि अनाईमुड्डी के बाद में पूरे प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए यहाँ पर हमने रीट परीक्षा के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके एनालिसिस में भारत के भौतिक प्रदेशों के टॉपिक को जानने की कोशिश की है। भारत को भौतिक प्रदेशों को देखा जाए तो सामान्यतः हमने 5 भागों में बांटा था, लेकिन अब तक आपको जो 3 प्रश्न पूछे गए रीट परीक्षा में वो 2 ही भौतिक प्रदेशों से पूछे गए, एक उत्तर के विशाल मैदान से और 2 प्रश्न आपको पूछे गए प्रायद्वीपीय पठार से। तो हमने आज की इस चर्चा में केवल उत्तर के विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार की ही विस्तृत चर्चा की है। भारत के शेष भौतिक विभागों की हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा नहीं की है। रीट परीक्षा में पूछे गए जो अन्य प्रश्न हैं उनके विश्लेषण के साथ में अगली क्लास में हम जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।